नमस्कार साथियों, जीनियस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी विषय के अंतर्गत बात कर रहे थे, जिसमें हमने हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लिया था। उसमें हमने अपभ्रंश भाषा भी देख ली थी, कौन से अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, सारी चीजें हमने इसमें देख ली थी। आज हम बात करेंगे इसी में, तो वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इसमें बात करेंगे। ठीक, तो आप यहीं से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो नोट में कुछ पॉइंट आप लिखते चलेंगे पहले, फिर उसके बाद टॉपिक आएगा। पहले नोट में कुछ पॉइंट छूट गए हैं, उनको आप नोट करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा अगर हम बात करें तो वो उसकी जो लिपि है, यानी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है, उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि यानी जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, ध्यान रखें, ये जो देवनागरी लिपि है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रयोग भारत में अगर सबसे पहले कहीं पर देखने को मिलता है तो वो मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट का शिलालेख, और ये जो शिलालेख है आपको गुजरात से देखने को मिलता है। कहाँ से? गुजरात से। तो हिंदी भाषा का यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और इस लिपि का पहला प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आप देखेंगे ये जो देवनागरी लिपि है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि, या इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यानी देवनागरी लिपि का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यानी जन्म इसका ब्राह्मी लिपि से। क्लियर हुआ? ठीक। और अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये जो देवनागरी लिपि है, इसमें तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं, मुख्यतः दो चीजें। पहला कि ये जो लिपि है, लिखने का जो क्रम है, तो आप देखेंगे बाएं से दाएं की ओर इसका जो लिखने का क्रम, यानी इस लिपि का लिखने का क्रम अगर आप देखेंगे तो बाएं से दाएं। और इस लिपि की अगर विशेषता देखेंगे तो इसमें खड़ी पाई एवं सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। सिरोरेखा का प्रयोग, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देवनागरी लिपि में कोई भी शब्द लिखेंगे तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सिरोरेखा होती है और एक क्या होती है? खड़ी पाई। अब देखो कैसे, जैसे मान के चलो आपको क लिखना है, आपको क्या लिखना है? क। तो सबसे पहले आप इस तरह से खींचेंगे, इसको कहते हैं खड़ी पाई, सॉरी सिरोरेखा। ये क्या है? सिरोरेखा। लिख देता हूं मैं यहीं पर, ये क्या है? सिरोरेखा। का लिखने के लिए आपको इस तरह से सिरोरेखा खींचनी पड़ेगी, फिर इसमें क्या लगानी पड़ेगी? ये है खड़ी पाई, और फिर आपको क्या है? इसी के चारों ओर शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपकी क्या? खड़ी पाई। तो आप देखेंगे कि इस लिपि की तीन विशेषताएं। पहला, लिखने का जो क्रम है बाएं से दाएं है, और इसमें सिरोरेखा और किसका प्रयोग किया जाता है? खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर? ठीक है। अब आप नोट में ही दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसी नोट में आप दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो देखो, जो अपभ्रंश भाषा है, नोट में ही नोट कर लेंगे अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा में अगर हम स्वर की संख्या देखें तो वो है, स्वर है 8, संख्या में कितने हैं? 8। और इन्हीं को कहा जाता है मूल स्वर, या इन्हीं को कहा जाता है अपभ्रंश स्वर। अपभ्रंश स्वर। तो अपभ्रंश स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। आगे जब हम और डिटेल में चर्चा करेंगे तब और इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगला
अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, प्रश्न बनता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि या रचयिता या मुख्य रचनाकार इसके कौन है, तो वो है स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। एक कवि हुए हैं स्वयंभू, या राइटर हुए हैं, उनको कहा जाता है स्वयंभू। तो अपभ्रंश भाषा के जो वाल्मीकि हैं वो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना? अगला, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य, प्रथम व्याकरणाचार्य अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है हेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखें। तो प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र। और भाषा का वाल्मीकि अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है किसको? स्वयंभू को। और अपभ्रंश भाषा में कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? 8 स्वर हैं, जिन्हें मूल स्वर या अपभ्रंश स्वर कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब ध्यान रखें, आगे बढ़े। ठीक, अब हम हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों की बात कर लेते हैं। देखो मैं पीछे बता चुका हूं सारी चीजें, लेकिन उसमें एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो हेडिंग डालें, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, सारी नहीं देखेंगे, लेकिन जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रमुख बोलियों से रिलेटेड। ठीक है, प्रमुख बोलियों से रिलेटेड सारे प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बोली है वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली, या इसी को कहा जाता है कौरवी। क्या कहा जाता है? कौरवी। इसी को कहा जाता है कौरवी। ठीक, या इसी को आप देखेंगे एक नाम और दिया जाता है, इसको कहते हैं सरहिंदी। सरहिंदी। तो खड़ी बोली, कौरवी या सरहिंदी एक ही बात है, एक ही भाषा के एक ही बोली के नाम है। और ये हिंदी की प्रमुख बोलियां हम देख रहे हैं, इस पर कुछ प्रश्न बन जाते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका अगर केंद्र देखें, प्रमुख केंद्र देखें, तो मैं आपको बता चुका हूं। तो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जैसे एक दो नाम, जगह के नाम हम लिख लेते हैं, जैसे आपका सहारनपुर हुआ, जैसे मेरठ, जैसे बागपत, ठीक, इत्यादि। ऐसे बहुत हैं, बता देता हूं, लिख लेना आप। जैसे मेरठ हुआ, बागपत हुआ, शामली हुआ, संभल हुआ, जैसे आपका गाजियाबाद हुआ, जैसे गौतम बुद्ध नगर हुआ। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। और इसी को हम मिलाकर कहते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप देखेंगे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इससे 2-3 प्रश्न और बनते हैं, उनको भी हम देखें। अगर हम विकास की बात करें, यानी खड़ी बोली के विकास की बात करें, तो किससे हुआ है? पीछे बता चुका हूं, तो वो है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, यानी हिंदी भाषा के सौर सैनी अपभ्रंश से, या सौर सैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है किसका? खड़ी बोली का। क्लियर हुआ? अब इसके प्रश्न कुछ और पूछ लिए जाते हैं, उनको और हम बात कर लेते हैं। जैसे इस भाषा को कौरवी भाषा कहा जाता है, और ये नाम दिया किसने? कौरवी कहा किसने? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन एक कवि हुए हैं, ठीक, और उन्होंने इसे क्या कहा है? कौरवी भाषा कहा है। और ध्यान रखना, ये राहुल सांकृत्यायन है, इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। कौन से कवि? घुमक्कड़ कवि। ठीक है, किसको? राहुल सांकृत्यायन को। क्लियर हो रहा है ना?
तो कुछ पॉइंट यहाँ भी नोट करते चलेंगे, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो कौरवी नाम दिया है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन को क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ कवि। अगर हम बात करें इस भाषा का विकास किसने किया है, या इस भाषा के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता अगर हम बात करें कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस भाषा के जो जन्मदाता हैं, या हम कह लें इस भाषा के विकास करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो कवि हैं, वो कौन है? अमीर खुसरो। क्लियर हो रहा है ना? या फिर ये भी प्रश्न आ जाता है कि प्रथम कवि अमीर खुसरो ही क्या है? प्रथम कवि हैं इस भाषा के। क्लियर हो रहा है? अगला, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का अगर प्रथम महाकाव्य की हम बात करें तो वो है क्या? प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो वो क्या है? प्रिय प्रवास। क्लियर हो रहा है ना? और क्या प्रश्न बनते हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य, तो वो है आपका कामायनी। क्या है? कामायनी। ठीक है। और कामायनी के लेखक अगर हम बात करें तो कौन है? बताओ भाई। जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। क्लियर हो रहा है ना? तो कामायनी के जो राइटर है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। हेलो, क्लास में हूं, थोड़ी देर में आऊं। ठीक, इतना काट देना इसको है? ये वाला कामायनी, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अगला 2-3 प्रश्न और बनते हैं यहां से, उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो वो है सदल मिश्र और लल्लू लाल। लल्लू लाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल द्वारा खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम। ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, इसे परदेसी भाषा, यानी खड़ी बोली को परदेसी भाषा कहा है। यानी खड़ी बोली क्या है? एक परदेसी भाषा। ये कहा गया है किसके द्वारा? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक।
क्लियर। तो ये हो गया आपका खड़ी बोली के बारे में, जहां से प्रश्न आपसे बनते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अगली बात करते हैं ब्रज भाषा के बारे में। नोट कर लिया आप लोगों ने? अगला है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ठीक। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र देखें तो मथुरा, जो मूल क्षेत्र है वो क्या है? मथुरा। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? ब्रज भाषा का क्षेत्र कहलाएगा। अगर और क्षेत्र अगर आप देखें तो पूछा जाता है, प्रश्न इसीलिए लिखा रहा हूं, जैसे मथुरा, मथुरा के बाद जैसे धौलपुर, जैसे भरतपुर, ये राजस्थान में है, जैसे आगरा, जैसे एटा, जैसे मैनपुरी, ठीक, इत्यादि। इन क्षेत्रों में जो बोली जाती है, जैसे फिरोजाबाद भी इसी में शामिल है, और इसके आसपास जैसे अलीगढ़ हुआ, अन्य जो क्षेत्र हैं, इन सब में जो भाषा बोली जाती है उसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? ब्रज भाषा कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। अगला पॉइंट आप देखेंगे, इसका भी विकास अगर आप देखें, इस भाषा का भी विकास अगर आप देखें तो किससे हुआ है? तो वो हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से, यानी इसका भी विकास, यानी जो आपकी ब्रज भाषा है इसका भी विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक। आप देखेंगे हाँ, राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में। ठीक। इस भाषा का प्रथम ग्रंथ अगर आप देखें, प्रथम ग्रंथ अगर आप देखें तो वो है गोरखसार। गोरखसार, गोरखसार, यानी ब्रज भाषा का जो प्रथम ग्रंथ है वो क्या है? गोरखसार, ठीक। और अगर आप देखेंगे इसका जो रचनाकार है वो कौन है? तो वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ, ठीक। अगला देखेंगे इस भाषा का विकास, इस भाषा का विकास अगर आप देखेंगे किसने किया है? तो वो है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन द्वारा इस भाषा का जो विकास है मुख्यतः वो किसके द्वारा किया गया है? ग्रियर्सन द्वारा। एक पॉइंट और देखेंगे, इस भाषा में सर्वाधिक पद्य रचना आपको देखने को मिलेगी। पद्य रचना, पद्य रचना, और जो पद्य होंगे सबसे ज्यादा वो भगवान कृष्ण को समर्पित, भगवान कृष्ण को समर्पित होंगे। भगवान कृष्ण को समर्पित हैं जो पद्य रचना है वो अधिकतर इस भाषा में। क्लियर? अगला, इस भाषा के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि अगर आप देखेंगे तो उन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि कहा जाता है इस भाषा के जो प्रमुख कवि हैं। उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कुम्मन दास, कुम्मन दास, अगले हैं सूरदास। सबसे पहले कुम्मन दास, फिर कौन है? सूरदास, फिर है कृष्णदास, फिर है परमानंद दास, परमानंद दास, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो वो है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, फिर है छीत स्वामी,
शीत स्वामी, और इसके बाद आप देखेंगे तो नंददास और चतुर्भुज दास, नंददास और चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और ध्यान रखना इन्हीं 8 कवियों को मिलाकर कहा जाता है किसके कवि? अष्टछाप के कवि। ध्यान रखें, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है और कौन नहीं है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, देखे होंगे आपने पुराने पेपरों में। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे ये 8 कवि हैं प्रमुख, और किस भाषा के हैं ये? ब्रज भाषा के, और इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है कौन से कवि? अष्टछाप के कवि। क्लियर हुआ? ध्यान रखना इसके अलावा इसी भाषा के कुछ कवि और हैं, जैसे रसखान, जैसे भूषण, जैसे महाकवि भूषण हुए हैं, जैसे रसखान हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बिहारी दास और रहीम दास, बिहारी और रहीम दास, रहीम दास इस भाषा के प्रमुख कवि और हैं, लेकिन ध्यान रखना ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां से प्रश्न इसमें अंदर दे देता है दास के रूप में। तो आप देखेंगे वैसे तो सभी दास हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों को ध्यान रखेंगे, गोविंद स्वामी और शीत स्वामी। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहां से प्रश्न बन जाता है आपसे। क्लियर? ठीक, ठीक। अगली भाषा है अवधी भाषा, हटा दो इसको। ठीक है, अगली भाषा है अवधी भाषा, अवधी भाषा। ठीक, इसका क्षेत्र देखेंगे तो अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ, लखनऊ हुआ, फैजाबाद हुआ, जैसे अयोध्या हुआ, ठीक, और उसके आसपास के जो भी हैं इत्यादि, तो उन सब में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। ध्यान रखें। ठीक, अगर इसके विकास की बात करें, इस अवधी भाषा के विकास की अगर हम बात करें, विकास तो किससे हुआ है? पीछे बता चुका हूं, वो हुआ है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्लियर? ठीक, अब इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा अगर हम देखें तो देखो, अगर बात करें अन्य नाम की तो इसको पूर्वी कौशली भाषा, पूर्वी कौशली भाषा, या इसी को और आप देखेंगे तो मिर्जापुरी, मिर्जापुरी, या फिर इसी को वैशाली भाषा भी कहते हैं, वैशाली भाषा। ठीक है, अब इसमें प्रमुख कवियों की अगर हम बात करें, प्रमुख कवि अगर हम अवधी भाषा में देखें तो सबसे पहले जो कवि अगर आप देखेंगे तो वो मिलते हैं, या पहले नहीं मतलब प्रमुख कवि, जैसे तुलसीदास, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी। इसके अलावा कुतुबन, कुतुबन, और एक व्यक्ति उस्मान, उस्मान। ठीक, तो ये प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, किस भाषा के? अवधी भाषा के। किस भाषा के हैं ये? अवधी भाषा के। क्लियर हुआ? आप देखेंगे ये जो तुलसीदास और जैसी हैं ये मुख्य कवि या प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, ये प्रमुख कवि हैं, यानी मुख्य कवि हैं इसमें। और ध्यान रखें मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पद्मावत। कौन सा? पद्मावत। और ये जो पद्मावत है आप देखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी वह रानी पद्मिनी पर आधारित है। रानी पद्मिनी यानी चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान? चित्तौड़ अभियान इस ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है। और यह जो भाषा है इस ग्रंथ की वो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। और ध्यान रखना इसी के ऊपर एक मूवी बनी है जिसे हम कहते हैं पद्मावत। कौन सी मूवी? पद्मावत मूवी इसी के ऊपर बनी है, इसी ग्रंथ के ऊपर। ठीक है। और जब कि हम तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी के कई सारे ग्रंथ इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला ग्रंथ इसमें क्या मिलता है? रामचरित मानस, जिसे नॉर्मल भाषा में हम क्या कह देते हैं? ठीक, नॉर्मल भाषा में हम रामायण इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रामायण। ध्यान रखना, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, वो संस्कृत में है। और जबकि रामचरितमानस के रामायण का ही रूपांतरण है रामचरितमानस, और वो किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। और वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में। इसकी जो भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा। क्या है इसकी? अवधी। क्लियर हुआ? तो और इसी को क्या कहा जाता है? यानी एक तरह से ये जो है इसको कहा जाता है महाकाव्य। क्या कहा जाता है? महाकाव्य। ठीक है। जैसे महाभारत हुआ उसको भी क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। दो महाकाव्य हैं। क्लियर हुआ? रामायण और महाभारत। तो ये सारी चीजें अवधी भाषा के बारे में हो गई। कौन सी भाषा के बारे में? अवधी भाषा के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं भोजपुरी भाषा की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? भोजपुरी। क्योंकि सारी चीजें नहीं देखे, जहां से प्रश्न बनते हैं वही सारी भाषाएं देखेंगे केवल। तो भोजपुरी और इसका जो विकास अगर आप देखेंगे भोजपुरी का, तो विकास किससे हुआ है? मैं आपको बता चुका हूं पीछे ही। तो जो विकास हुआ है अगर हम बात करें तो भोजपुरी का विकास हुआ है मागधी या मगधी अपभ्रंश से। मगधी अपभ्रंश यानी भोजपुरी भाषा का जो विकास है वो किससे है? मगधी अपभ्रंश से। ठीक है। क्षेत्र देखेंगे इसका तो आप कह सकते हैं बिहार। बिहार क्षेत्र में ये भाषा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आपको, बिहार रीजन में। ठीक है। और बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो भोजपुर क्षेत्र आपको एक दिखाई देगा। भोजपुर, भोजपुर, भोजपुर बिहार। ठीक है। अब हम इसमें प्रमुख कवियों की बात कर लें। प्रमुख कवि अगर हम बात कर लें इसी भाषा के यानी भोजपुरी भाषा के, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हैं शेक्सपियर, क्या नाम है उनका? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। तो इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर। तो प्रश्न करेगा भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। क्लियर हो रहा है ना? आप देखेंगे दूसरा नाम और इन्हें भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। भोजपुरी का भारतेंदु। भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हीं को कहा जाता है। भारतेंदु कह लो या फिर क्या कह लो? शेक्सपियर कह लो, या फिर एक नाम और दिया जाता है अगर आप देखेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, हाँ ठीक है, भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है इनका, वो है विदेशिया। वो क्या है? विदेशिया। और ये जो विदेशिया ग्रंथ है पूरी तरह से किसमें लिखा हुआ है?
तो भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है ना, किस भाषा में लिखा हुआ है? भोजपुरी भाषा में। और ये जो विदेशिया है, अगर इसकी बात करें तो ये है क्या? तो ये प्रमुख लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य है विदेशिया। ठीक, एक पॉइंट और लिखेंगे, नोट में 2 पॉइंट लिखेंगे। भोजपुरी शब्द का प्रयोग, भोजपुरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगर किसी ने किया है तो वो किया है रेमंड, रेमंड द्वारा। किसके द्वारा? रेमंड द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। और ध्यान रखना, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा या बोली अगर कोई है तो वो क्या है? तो वो भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी। यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत ही अगर सबसे ज्यादा कोई भाषा या बोली बोली जाती है तो वो क्या है? भोजपुरी। क्लियर हुआ? वो क्या है? भोजपुरी। अब देखो, अन्य कवि अगर हम देखें इसमें तो कई सारे कवियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले कवि हैं, मतलब अन्य ये तो है ही है, इसके अलावा जैसे राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, जैसे इसी में अगर हम बात करें तो इसी में आपको फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु इसी में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, ये भी किस भाषा के कवि हैं? भोजपुरी भाषा के कवि। इसी में अगर आप देखेंगे तो वो है चरण दास, चरण दास, चरण दास भी इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक, तो भोजपुरी भाषा भी इस तरह से समाप्त हो गई। कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। ठीक, हाँ, नोट कर लिया था? नोट कर लो। ठीक है, ठीक, एक एक भाषा और इसमें करते हैं, फिर उसके बाद इसको बंद करें। ठीक है, देखें अगली जो भाषा है इसमें अगर हम बात करें तो अगली भाषा है बुंदेली भाषा। बुंदेली, बुंदेली भाषा। ठीक, और इसका अगर विकास देखें या क्षेत्र देखें, इसका जो क्षेत्र देखें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कौन सा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें कुछ क्षेत्र यूपी का भी शामिल है, जैसे झांसी, ललितपुर, महोबा, राठ वगैरह, हमीरपुर, वो क्षेत्र है। और कुछ क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का, जैसे पन्ना है, रीवा है, ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के भी शामिल हैं। अगर हम इसका विकास देखें, बुंदेली भाषा का विकास देखें तो किससे हुआ है? तो वो हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास देखने को मिलता है। ठीक, अब इसमें प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख कवि, प्रमुख कवि अगर हम इस भाषा में देखें तो प्रश्न पूछा जाता है वहां पर, प्रमुख कवि अगर आप देखेंगे इस भाषा के तो आप देखेंगे कि एक तो आपको जगनेक देखने को मिलेंगे इसमें, जगनेक। ठीक है, और इन जगनेक का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको हम कहते हैं परमाल रासों, परमाल रासों। ये रासों साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे बताएंगे रासों साहित्य, हालांकि इसका टॉपिक नहीं है, कभी डिटेल में उस पर चर्चा होगी रासों साहित्य वगैरह, तो उसमें हम देखेंगे। तो जगनेक और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? परमाल रासों।
और ध्यान रखना ये जो परमाल रासो ग्रंथ है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक खंड आता है जिसको हम कहते हैं आला खंड, आला खंड, ठीक। और इसी आला खंड में आप देखेंगे इसी की वजह से ये काफी फेमस हुआ, ये ग्रंथ काफी फेमस हुआ परमाल रासो, और जगने काफी फेमस हुए क्योंकि इसमें आलाह उदल, आलाह और उदल का वर्णन किया है, उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन। और ध्यान रखना ये एक लोकप्रिय ग्रंथ है, ये जो आला खंड है ये क्या है, लोकप्रिय, लोकप्रिय गायन है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये लोकप्रिय गायन है। और वर्तमान में आपको लगभग हिंदी भाषी संपूर्ण क्षेत्र में ये सुनने को मिल जाएगा आपको आला खंड, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, ये किससे लिया गया है, परमाल रासो, मूल रचना है परमाल रासो, और इसके रचयिता हैं कौन, जगने। क्लियर हुआ, कोई समस्या यहां तक, ठीक। अच्छा एक पॉइंट और लिख लें, इस बुंदेली भाषा को बनाफरी भाषा भी कहते हैं, बनाफरी भाषा, बनाफरी भाषा, यानी दूसरा नाम इसका बनाफरी भाषा भी है। क्लियर हुआ, ठीक। आज के लिए इतना ही।